स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 55 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। तो जैसा कि आपके सामने है स्क्रीन पर डे 55 डेली मेंस क्वेश्चंस। तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है अपशिष्ट पर्वत, दूसरा क्वेश्चन है अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, है ना। तीसरा है CNG, चौथा है क्रैकिंग और पांचवा है वेब सर्च इंजन, है ना। तो ये हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन हुए जिन्हें हमें 10 शब्दों में लिखना है। और इसी प्रकार के हमारे जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है सौरमंडल उत्पत्ति का जेम्स जीन का ज्वरीय परिकल्पना, है ना। सौरमंडल उत्पत्ति की जेम्स जीन की ज्वरीय परिकल्पना का वर्णन करना है हमको। और दूसरा है बायोमेट्रिक्स तकनीक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। बायोमेट्रिक तकनीक है जो आधार कार्ड में यूज़ की जाती है ना, तो उसके उपयोग की लिखना है हमको। और तीसरा है भूजल किसे कहते हैं, है ना। भूजल मतलब भूमिगत जल। भूजल किसे कहते हैं, इसे प्राप्त करने की विधियां लिखिए, है ना। और 11 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं आता ही रहता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णन करते हुए आलोचना लिखिए, है ना। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का हमको वर्णन करना है और उसकी क्या लिखना है, आलोचना करना है, आलोचना भी लिखना है ना। तो इस प्रकार हमारे होते हैं डे 54 डेली मेंस क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के आंसर शुरू करने से पहले मैं कुछ और आपको बता दूं कि इसी के साथ हमारी चलाई जा रही प्री की क्लास, मतलब प्री के क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, है ना, 25 रोज। और उसका PDF डिस्कशन भी उपलब्ध कराया जाता है और YouTube वीडियो डिस्कशन भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इसके अलावा उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आप जब विजिट करेंगे या प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो उनके भी वीडियो है, तो आप उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा भी हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित चलाई जा रही है, टॉपिक बाय टॉपिक। उसके बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं जिसे आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट पर विजिट करें, है ना, और उन्हें भी देखें। और इसके अलावा जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग 55 डे का चल रहा है, इसके पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं, तो उन्हें भी आप एक बार विजिट कर लें, देख लें, है ना, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो एक डे बाय डे के लेवल पर चलती जाए, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं डे 55 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था अपशिष्ट पर्वत, अपर्दन के कारण प्रारंभिक पर्वत घर्षित होकर अवशिष्ट रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उदाहरण अरावली पर्वत, है ना। जैसे जो प्रारंभिक पर्वत होते हैं जो कई युगों पहले ही, जैसे क्राम्बियन युग, है ना, तो उस युग में मान लीजिए कोई पर्वत क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, है ना। प्लेट विवर्तनिक के परिणाम स्वरूप पर्वत उत्पन्न होते हैं, है ना। तो पर्वत मान लीजिए उस टाइम पे था, है ना, लेकिन लगातार हवा घर्षित करती है ना, और बारिश, है ना, पानी जब गिरता है वो भी तापमान इसके क्या होता है, टेम्परेचर से भी वो अपक्षय होता रहता है लगातार, है ना, अपक्षय अपर्दन होता रहता है, जिसके कारण जो प्रारंभिक पर्वत है जब वो बना था तो वो घर्षित हो जाता है, वो क्या होता है, घिस जाता है, या फिर उसमें अपर्दन हो जाता है, अपक्षय की क्रिया हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है कि उसकी लंबाई भी कम हो जाती है और वो लगातार घर्षित होकर के अवशिष्ट रूप में उपस्थित, वर्तमान में क्या है, अवशिष्ट रूप में उपस्थित रहते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे कि अरावली पर्वत, जैसे कि क्या है, अरावली पर्वत, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो पहला है चट्टानों की संरचना। अगर चट्टान जो है वो ज़्यादा मजबूत वाली है, कठोर चट्टानें हैं, तो उनमें अपक्षय का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। दूसरा है जलवायु, है ना, जलवायु। तीसरा क्या है, स्थलाकृति, कि वहाँ की स्थलाकृति क्या है, ये भी बहुत क्या होती है, प्रभावित करने का एक कारण बनती है ना। और चौथा जो हमारा है प्राकृतिक वनस्पति, अगर उसमें वनस्पति का आवरण बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें अपक्षय कम होगा, लेकिन अगर वनस्पति का आवरण कम है तो इसमें क्या, अपक्षय बहुत ही ज़्यादा होगा। तो हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया था CNG। तो CNG तो आप सभी ने सुना होगा, है ना, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। तो पूरा नाम क्या है, सॉरी कॉम्पैक्ट नहीं है, कंप्रेस है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है, इसे वाहनों में प्रयोग किया जाता है ना। वाहनों में प्रयोग हेतु 200 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है ना, मतलब इसमें कंप्रेस करके डाला जाता है वाहनों में, इसलिए इसे कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं, है ना। तो वर्तमान में यह एक विकल्प है ना, जीवाश्म ईंधन का।
जो वाहनों में प्रयोग किया जाता है ना। नेक्स्ट है हमारा क्रैकिंग। क्रैकिंग है ये कंप्यूटर में किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है ना। क्रैकिंग मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के किसी प्रकार का घटक है, जैसे कि पासवर्ड है ना, पासवर्ड जो है उसको तोड़ने की प्रक्रिया है, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग है ना। कि कोई भी कंप्यूटर होते हैं, ये एक प्रकार की घुसपैठ होती है कि हम पासवर्ड क्रैक करके उसका उसके अंदर जाएंगे और उसमें जो भी चीज़ें रखी होंगी उसको क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे है ना। तो ये हैकिंग जो है, ये क्रैकिंग जो है, ये हैकिंग का ही एक प्रकार है, एक टूल कह सकते हैं है ना। तो यह कंप्यूटर में किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है, जैसे कि पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड को तोड़ देते हैं है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेब सर्च इंजन किसे कहते हैं, तो सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी विषय के बारे में संबंधित जानकारियों को प्रयोग के लिए होता है ना। सर्च इंजन जो होता है, वेब सर्च इंजन, वो इंटरनेट पर हम किसी भी जानकारी को लेना चाहते हैं तो हम उसे टाइप करके वहाँ से जानकारियों को प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण गूगल, उदाहरण क्या होता है, गूगल है ना। तो इसी प्रकार के कई वेब सर्च इंजन हैं। तो ये हमारे होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर। कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सौरमंडल उत्पत्ति की जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना का वर्णन करें है ना। तो हमको जेम्स जीन ने जो ज्वारीय परिकल्पना दी थी उसका हमको क्या करना है, वर्णन करना है। तो पहला हम लिखेंगे कि प्रतिपादक इसके कौन है, जेम्स जीन है ना। प्रतिपादक कौन है, जेम्स जीन है। यहाँ पास आप थोड़ा सा सुधार लेंगे कि जेम्स जीन ने अपने जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था 1919 में। इसका प्रतिपादन कब किया था, 1919 ईस्वी में। ये एक्चुअल भी यहाँ पास एक नहीं आ पाया है ना, ये किसी वजह से गलत हो गया है, तो आप इसको 1919 कर लेंगे है ना। दूसरा परिकल्पना क्या थी कि ग्रहों का निर्माण सूर्य एवं तारों के सहयोग से हुआ है। तो इसमें यह परिकल्पना की गई थी कि ग्रह का जो निर्माण है वो सूर्य एवं तारों के सहयोग से हुआ है। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि इसके अनुसार सूर्य के निकट एक अन्य तारा है ना, अन्य तारा आने के कारण, मान लीजिए ये सूर्य है ना, एग्जाम्पल दैट, मान लीजिए ये सूर्य है, इसके निकट अन्य तारे के आने के कारण, ये दूसरा तारा अगर इसके निकट आता है ना, तो सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींच गया, तो इसका गुरुत्वाकर्षण रहेगा है ना। जैसे मैं फिर से चित्र बना दूं आपको कि जैसे ये सूर्य है ना, ये दूसरा तारा है, दूसरा तारा जो निकट आ रहा है ना, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा और इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का एक फिलामेंट खिंच गया है ना, ऐसे करके फिलामेंट एक खिंच गया, और ये जब निकट आया तो ये एक फिलामेंट खींचा, और जब ये दूर चला गया तो फिलामेंट अलग हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है, मतलब ये फिलामेंट ये अलग हो जाता है और ये तारा दूर चला जाता है ना, यहाँ मान लीजिए चला गया। तो ये फिलामेंट से क्या हुआ, ये फिलामेंट से बाकी के जो 8 ग्रह हैं इनका निर्माण हुआ है। 8 ग्रह, उनके उपग्रह और सौरमंडल का जितना भी परिवार है उनका सबका उद्भव जो हुआ है इस फिलामेंट के अलग होने के कारण हुआ है। यह जेम्स जीन ने अपनी परिकल्पना में कहा कि उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खिंच गया, बाद में टूट कर चक्कर लगाने लगा, और जो ये फिलामेंट ये जो निकला था ये चक्कर लगाने लगा और अब एक गोलों में बदल गया है ना, मतलब कि गोले में बदल गया, मतलब ग्रहों में बदल गया। तो इस प्रकार से इसी फिलामेंट से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। तो जेम्स जीन ने क्या कहा कि एक ग्रह सूर्य जो था, सूर्य के पास में एक अन्य तारा आया, और जैसे ही वो पास आता है उसका फिलामेंट सूर्य का फिलामेंट खींच जाता है और फिर वो दूर चला जाता है, तो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट अलग हो जाता है और वही फिलामेंट सूर्य का चक्कर लगाने लगता है एवं 8 गोलों में बदल जाता है। 8 गोलों में अपना बदल जाता है ना, जो क्या होता है, जो सौरमंडल परिवार बन जाता है ना। तो ये हमारा जेम्स जी का ज्वारीय परिकल्पना हुई है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, बायोमेट्रिक तकनीक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। बायोमेट्रिक तकनीक है ना, तो बायोमेट्रिक तकनीक लोगों, एक मिनट, लोगों के शरीर एवं व्यवहारिक गुणों का विश्लेषण कर व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित की जाती है, बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। लोगों की क्या करना है, शारीरिक एवं व्यवहारिक गुणों का विश्लेषण कर व्यक्ति की पहचान जहां सुनिश्चित की जाती है उसे क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक तकनीक कहते हैं, है ना। इसमें व्यक्ति के कौन से गुण लिए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स गुण लिए जाते हैं, जैसे कि आइरिस है ना, आधार कार्ड में आइरिस स्कैन रहती है, और फिंगरप्रिंट्स जो लिए जाते हैं ना, फिंगरप्रिंट भी लिए जाते हैं,
आइरिस ली जाती है ना। इसी प्रकार से कई चीज़ें जो निशान है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स जो हैं और आइरिस जो है वो एक व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति से नहीं मिल सकती है, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से वो नहीं मिल सकती है, वो एक यूनिक होती है ना। तो वो सब लिया जाता है जिससे हमारी पहचान सुनिश्चित की जाती है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला प्रयोग तो आप सभी को मालूम है कि आधार कार्ड में किया जाता है ना। आधार कार्ड में आइरिस का भी प्रयोग किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स का भी प्रयोग किया जाता है ना। इस प्रकार से कई चिन्ह होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो किया जाता है ना। दूसरा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है ना। और चौथा व्यावसायिक कॉरपोरेट सेक्टर सार्वजनिक सेक्टर में उपस्थिति दर्ज कराने में है ना, कि जब वहाँ फिंगरप्रिंट अपना लगाएंगे तभी उपस्थिति दर्ज होगी, या फिर आइरिस स्कैन होकर के हो सकता है ना। अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने में है ना, अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी बायोमेट्रिक तकनीक और इसके उपयोग है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि भूजल किसे कहते हैं, इसे प्राप्त करने की विधियां लिखिए है ना। तो भूजल मतलब भूमिगत जल है ना, भूजल मतलब भूमिगत जल। इसकी पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि भूजल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतर अवकाश या रंध्र में मौजूद जल कहलाता है ना। भूजल जो होता है धरती की सतह के नीचे, वो सतह के क्या रहेगा, नीचे रहेगा। चट्टानें जो रहती हैं उसके अंतरावकाश है ना, अंतरावकाश कणों के बीच में या रंध्र में क्या मौजूद रहता है ना। चट्टानों के बीच में जो अंतरावकाश रहते हैं ये उनके रंध्रों में, जैसे यहाँ है ना, तो यहाँ मौजूद रहेगा, यहाँ मौजूद रहेगा ना। तो वो क्या होता है, मौजूद जल को क्या कहते हैं, भूजल ये कहते हैं या फिर भूमिगत जल कहते हैं। इसे प्राप्त करने के कारण प्राप्त करने की विधियाँ, तो पहला तो है झरना। अगर झरना जो है ना, झरना किसी पहाड़ी क्षेत्र में होता है और पहाड़ी के अंदर से जल निकलता है, तो उसे वो झरना भी झरना में जो पानी आ रहा है वो भूमिगत जल से आ रहा है, भूजल से आ रहा है ना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो झरना होते हैं उसमें भूजल से पानी आता है ना। दूसरा है कुआं खोदकर। अगर हम कुआं खोदते हैं है ना, कि जैसे कि ये ज़मीन की एक सतह है ना, तो अगर हम कुआं खोदते हैं तो कुआं की गहराई होती है और यहाँ क्या होता है, यहाँ चट्टानें होती है जिसके अंतरावकाश में भूजल भरा होता है। तो वो जो पानी होता है वो इसमें छोटे छोटे छेद के माध्यम से यहाँ कुआं में भर जाता है ना, कुआं की एक सतह तक भर जाता है। तो कुआं खोदकर भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और उथला ट्यूबवेल है ना, जमीन में छेद बना करके है ना, ये भी कर सकते हैं। गहरा ट्यूबवेल है ना, और हैंडपम्प के जैसा हैंडपम्प में क्या होता है, एक क्या कहता है, एक बहुत ही गहरा छेद करा जाता है अंदर तक है ना। तो जमीन में छेद किया जाता है जिससे भूमिगत जल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भूमिगत जल को जमीन से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा हुआ भूजल और उसे प्राप्त करने की विधियाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णन करते हुए आलोचना लिखिए। तो पहले हमें क्या करना है, वर्णन करना है, इसके बाद हमको आलोचना लिखनी है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वर्तमान में भू संचलन को स्पष्ट करने में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत है ना। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वर्तमान में भू संचलन मतलब कि भूमि का जो संचलन हो रहा है, जैसे पृथ्वी है तो इसमें कई प्लेटें हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फिर से मैं चित्र बना के बताती हूँ कि जैसे ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पास ये तो भारत हो गया है ना, ये भारत हो गया, फिर अमेरिका है, ऐसा अमेरिका है लगभग है ना। तो इसमें संचलन लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है, संचलन लगातार हो रहा है। जैसे पहले आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या देखा होगा कि पैंथालासा था है ना, और क्या था, पैंजिया था, तब जाके टूट करके ये बना हुआ है कि अलग अलग महाद्वीप बने हुए, 7 महाद्वीप। लेकिन अब भी ये संचलन कर रहे हैं है ना, बहुत ही धीमी गति से। तो भू संचलन को स्पष्ट करने में सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत है। यह समुद्र तल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन, भूपटलीय संरचना की व्याख्या करता है। इन सब की व्याख्या कौन करता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत करता है। इसके प्रतिपादक हैरी हेस है ना, 1962 में इन्होंने प्रतिपादन किया था। और वैज्ञानिक व्याख्या इनकी मॉर्गन ने की थी। मॉर्गन ने वैज्ञानिक व्याख्या की, और इससे पहले इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, हैरी हेस हैं। ये सिद्धांत कहता क्या है, तो सिद्धांत कहता है पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये सिद्धांत कहता है कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी है वो अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभक्त है ना। तो छोटी बड़ी सॉरी यहाँ बस छोटी बड़ी लिखा है कि कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ बड़ी प्लेटें हैं ना। यह प्लेटें 100 किलोमीटर मोटाई वाले स्थलमंडल से निर्मित एवं स्फीयर पर तैरती रहती है ना।
100 किलोमीटर लंबी मोटाई स्थल मंडल से निर्मित है ना। मतलब इन प्लेटों की जो लंबाई है, मोटाई है सॉरी, मोटाई वो 100 किलोमीटर है लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेट ये बताता है। और एथेनोस्फीयर पर ये तैरती रहती हैं, मतलब ये मेंटल के ऊपर तैरती रहती है ना, एस्थेनोस्फीयर पर। अब क्या बोल रहा है, इसका कारण क्या है कि ये तैरती क्यों है और हैं क्यों। तो दुर्बल मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन की चक्रीय संरक्षण की प्रक्रिया। देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे ये पृथ्वी है, एग्जाम्पल दैट ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, मैं इसकी सतह बस बना रही हूँ। और यहाँ एक पृथ्वी के अंदर कई रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना। रेडियो सक्रिय पदार्थ लगातार ही रेडियो सक्रिय तरंगों को उत्सर्जित करते रहते हैं। तो वो तरंगे बाहर निकलना चाहती हैं। जब वो तरंगे बाहर निकलना चाहती है तो एक अपनी तापीय संवहन तरंगों को ऊपर भेजती हैं ऐसे करके, है ना। तो जब ऊपर भेजती है तरंगों को, तो ऊपर क्या तैर रही होती है, ऊपर प्लेटें तैर रही होती है। जब इसे इससे टकराती हैं तो या तो ये ऐसा जैसे मान लीजिए ये एक तरंग है, हाँ, तो ये अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए यहाँ से भी तापीय संवहन गई तो ये ऐसे, मतलब ये दाब लगाएंगे एक दूसरे की ओर दाब लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट को के ऊपर अधिरोपित हो जाएगी, है ना। और अगर ऐसा हो रहा है, दूसरी प्रकार से भी हो सकता है कि जैसे ये है ना, ये दुर्बल मंडल है जहाँ रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं और उनसे तरंगे जो उत्पन्न हो रही, जो बाहर निकलना चाह रही हैं, वो एक ऐसे ये गई, फिर ये आती है, फिर ये आती है। तो क्या होता है कि यहाँ से टूटता है और यहाँ से, मतलब एक दूसरे की से मतलब टूट रहा है। और ये इधर साइड, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ कि एक प्लेट जो होती है वो एक साइड चलती है और दूसरी प्लेट भी उसी साइड चलती है। तो एक प्रकार से विखंडन और इनका क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर अधिरोपित होती जाती है ना। तो ये क्रियाएं होती रहती हैं। तो इसका कारण क्या है, दुर्बल मंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय संवहन तरंगों की चक्रीय संरचना की प्रक्रिया का होना, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें, हैं, तो मैं उसे समझा दूंगी फिर से ही। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें हैं, है ना। कि पहला क्या है, अमेरिकी प्लेट, दूसरा है अफ्रीकी प्लेट, तीसरा है यूरेशियाई प्लेट, और चौथा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और पांचवा प्रशांत प्लेट, और छठवां है अंटार्कटिका प्लेट, है ना। तो ये 6 बड़ी प्लेटें हैं जो बहुत ही बड़ी है। कुछ ये तो महाद्वीप के रूप में है ना, जैसे यूरेशियाई, यूरोपीय और एशियाई दोनों का एक करके बोल रहे हैं ना। और अमेरिकी प्लेट मतलब उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों ही की ही, है ना। तो ये बड़ी प्लेटें हो गई। प्लेटों के किनारे पर 3 प्रकार के किनारे होते हैं। प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे होते हैं, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। वो किनारे अब यही बताएंगे, है ना। कि संरक्षी किनारा जो होता है, कि जैसा आपको ये चित्र में बताया गया है कि ये मान लीजिए ये एक प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है ना। तो एक प्लेट मान लीजिए यहाँ चल रही है, एक प्लेट यहाँ चल रही है। तो एक दूसरे में ही क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। एक दूसरे में ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो यहाँ पास क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होने की वजह से क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा, है ना। भूकंप उत्पन्न होगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। तो ये संरक्षी किनारा हुआ, है ना, जिसमें कुछ बन नहीं रहा है, सिर्फ भूकंप आएगा, है ना। रचनात्मक किनारों में क्या होता है, रचनात्मक किनारे ऐसे किनारे होते हैं जिनमें विभिन्न रचनाएं होती हैं ना। जैसे कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से दूर जाती है ना, तो यहाँ प्लेट जो है मेंटल के ऊपर तैर रही है, तो मेंटल का जो लावा है वो ऊपर आता है और यहाँ से फिर एक नई प्लेट का निर्माण करने लगता है। यहाँ प्लेट का निर्माण करने लगता है ना, या फिर यहाँ स्थल बनाने लगता है। तो ये हमारा रचनात्मक किनारा हुआ, जो रचना करता है ना, दूसरी प्लेट की रचना करने लगता है, या प्लेट को बढ़ाता है, उसी प्लेट में ही बढ़ाता जाता है। विनाशात्मक किनारा क्या होता है, विनाशात्मक किनारा होता है कि प्लेट के विनाश के लिए होता है। कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, जैसे ये चित्र बना हुआ है कि एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो जो ज़्यादा भारी रहेगी प्लेट वो क्या होगी, अधिरोपित हो जाएगी। मतलब कि एक प्लेट, जैसे कि ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों आई, है ना, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक प्लेट जो होगी दूसरे प्लेट के ऊपर, मान लीजिए ये वाली प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर क्या हो गई, अधिरोपित हो गई। तो ये प्लेट का जो उठा हुआ वाला भाग होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वलित पर्वत, है ना। इसी को हम कहते हैं वलित पर्वत।
वलित पर्वतों के क्षेत्रों में ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा होते हैं। उसका कारण भी यही कि दूसरी प्लेट जो नीचे गई हुई है वो मेंटल में चली जाती है। तापमान और दाबू ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा ये क्या मैग्मा परिवर्तित हो जाती है। और जब ये मैग्मा परिवर्तित हो जाती है तो मैग्मा यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो मैग्मा निकलना चाहता है। और अगर अगर ये ऊपर वाली प्लेट क्या होती है, पतली होती है, तो मैग्मा क्या होता है, निकल जाता है। सॉरी, तो ये हमारे होते हैं किनारे, है ना। प्लेट के किनारे ये भूकंप, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिक घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है उसकी आलोचना क्या होती है ना। तो पहली आलोचना है, प्लेटों की कुल संख्या एवं सीमाओं के निर्धारण पूर्ण रूप से नहीं बताया गया है कि सीमा कहाँ से कहाँ तक है ना, कितनी मोटाई की, ये सब नहीं बताया गया। प्लेटों की कुल संख्या निश्चित रूप से कितनी है ये नहीं बताया गया है ना। और दूसरा, संवहनी धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या न कर पाना, कि संवहनी धाराएं जो हैं वो किस कारण से उत्पन्न हो रही हैं, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत नहीं बता पाया। उसके लिए दूसरा सिद्धांत जो आया है वो उसने एक्सप्लेन किया फिर बाद में, है ना। बाद में इसका सबका एक्सप्लेनेशन हो गया, पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये नहीं बता पाया था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। पर्वत निर्माण को नहीं समझाया गया, इसमें पर्वत निर्माण को नहीं समझाया गया है। बाद में आने वाले जो सिद्धांत है उन्होंने समझाया, है ना। बेनी ऑफ जोन सभी जगह नहीं मिलता है ना। बेनी ऑफ जोन सभी जगह, इस सिद्धांत के अनुसार बेनी ऑफ जोन बनता है ना, अधिरोपित होने पर, जो सभी जगह नहीं मिलता है, सभी जगह प्लेटों के अधिरोपित होने पर नहीं मिलता है ना। और इसके कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वह पहला सिद्धांत था जिसने आगे के वैज्ञानिक सिद्धांतों का आधार बना। मतलब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर ही पृथ्वी के जो प्लेटों का संचलन है उस पर विभिन्न सिद्धांत दिए गए, उसमें रिसर्च की गई, और इसमें इसकी जो आलोचनाएं हैं उनको सबको सिद्ध किया गया कि हाँ, जो संचलन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, संवहनी ऊर्जाएं किस प्रकार से वो उत्पन्न हो रही है, ये सब का वर्णन जो किया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया, वो आगे आने वाले सिद्धांतों के लिए में किया गया, जिसके लिए आधार बना कौन, जिसके लिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आधार बना, है ना। तो इस प्रकार से हमारा होता है आज का डे 55 डेली मीन्स आंसर राइटिंग सेशन होता है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, है ना, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आने वाली हैं जिससे आप देखना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख कर बताएं, तो उसे हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। हम मिलते हैं डे 56 डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ।